हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। मेरा नाम है चिराग शिवानी और आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टर्शियरी प्रोटीन्स। अच्छा, एक चीज और, अगर हम लोग जब भी टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन की, यू नो दैट प्रोटीन्स के हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखे, सेकेंडरी देखे, अब बात आती है टर्शियरी की। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं जनरली? जिसमें 3D फोल्डिंग हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरली हमने देखा अल्फा हेलिक्स बीटा शीट थी, जब वो फर्दर फोल्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। आज टर्शियरी स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस जनरली जो हम बोलते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, और ग्लोबुलर पानी में घुल जाते हैं, यानी स्फेरिकल शेप टाइप के जनरली होते हैं। आज हम उनमें से एक फाइब्रस प्रोटीन्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो पानी में घुल नहीं सकते। अब इसमें बेसिकली कितने टाइप्स के आते हैं? कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, सिल्क, सिल्क फाइब्रोइन जिसे हम बोलते हैं, या स्पाइडर सिल्क। ये सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन ही तो हैं दादा, ये घुलते नहीं है पानी में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों को, दैट इज हमारा कोलेजन, केराटिन और इलास्टिन, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है और जिसमें क्वेश्चंस आते भी हैं हमारे। तो लेट्स बिगिन। अब देखो वही वाली बात है ना, प्रोटीन हमारे कितने टाइप के हैं, हमने वही वाली बात करी, फाइब्रस और दूसरे कौन से हुए? ग्लोबुलर। अब देख सकते हो दोनों की शेप में क्या इन्फॉर्मेशन है। फाइब्रस जनरली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक स्फेरिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन भी हमारा एक फाइब्रस प्रोटीन है। थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ब्लड की जब क्लॉटिंग होती थी तब उसमें हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनता था, तो वो थ्रोम्बिन फाइब्रस प्रोटीन तो है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एंड व्हाट अबाउट द ग्लोबुलर? ये जनरली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, और तो बहुत ही सारे डिफरेंस हैं, एक बार गिनने को आएंगे तो चलते चलेंगे वो डिफरेंसेस। सो लेट्स डिस्कस द फाइब्रस प्रोटीन्स व्हिच इज आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे। फाइबर प्रोटीन्स आर लॉन्ग रिपीटेटिव थ्रेड लाइक प्रोटीन्स विद रिपीटेटिव एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। तो इनके रिपीटेटिव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, जो एक काफी ज्यादा मैंने आपको बताया इसका प्रोमिनेंट फीचर है। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कोलेजन जो है हमारी स्किन के नीचे होता है, रिंकल्स फ्री करने का काम आता है। केराटिन नाखूनों में, बालों में होता है, ये भी आप जानते हो जनरली क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इसकी। इलास्टिन हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, जो लिगामेंट्स और टेंडन्स में प्रेजेंट होता है। Their unique mechanical properties are determined by their specific structure. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है इनके। They are formed by combining specific amino acids into regular repetitive secondary structure elements. इसमें क्या होते हैं, कई सारे अमीनो एसिड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स एक रिपीटेटिव फॉर्म बनाते हैं। ये रिपीटेटिव फॉर्म इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर आगे जाकर के टर्शरी बन जाती है। Unlike globular proteins, which have complex shapes due to interaction among secondary, tertiary, and quaternary structures, fibrous proteins have modified, defined, and repetitive structures. तो इनका डिफाइंड और रिपीटेटिव है, ग्लोबुलर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। टर्शरी देखो, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, बॉडी में वही जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ये है कि हमारा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो टर्शरी है, सॉरी क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन आती है। वही मायोग्लोबिन एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, तो वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। बट वो क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स में सब रिपीटेटिव होता है और कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं देखने को मिलती। सो फाइब्रस में हमारी कुछ बातें आपने समझी, कौन कौन से थे। आज हम कौन कौन से फाइब्रस डिस्कस करने वाले हैं? एज आई टोल्ड यू, फाइब्रस प्रोटीन्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा एक आएगा कोलेजन, ठीक है, दूसरा हमारा आएगा इलास्टिन, और एक और क्या आएगा लास्टली? केराटिन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, और जिनसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। जस्ट सी द फंक्शन, ये हमारे कहाँ होता है? ये स्किन में होता है। ठीक है, स्किन में जनरली आपने देखा है, हमें बेसिकली रिंकल्स फ्री वगैरह स्किन को टाइटनिंग करता है, तो ये क्या करता है, स्किन, हमारी स्किन को बाइंड अप करने का काम करता है। फिर आता है हमारा इलास्टिन, ये क्या करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा? जॉइंट्स में मिलेगा, जैसे बोन्स और जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में आपको मिल सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मिलेगा आपको। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, अगर जैसे दो सेल हैं, अगर इन सेल के बीच का जो मैट्रिक्स है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दैट इज ईसीएम। फिर आता है केराटिन। केराटिन आप जानते हो कहाँ मिलता है? नेल्स में। और कहाँ मिलता है? हमारे बेसिकली हेयर्स में। और कहाँ मिलेगा? हॉर्न्स में। हमारे अंदर तो नहीं होते हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सींग, आप जानते हो ना, सींग होते हैं जितने भी, जिन जानवरों के सींग होते हैं उनके अंदर मिलेंगे। कहाँ होगा? और क्लॉज में, पंजों में। ठीक है ना, जैसे अगर आप बात करो राइनो का पंजा, या फिर कैमल का हो गया, या फिर हम लोग बात करें किसी भैंस का हो गया, तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं इनके तो पंजों में भी देखने को मिलेगा आपको। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के में देखने को मिल सकते हैं।
और पहला है हमारा कोलेजन। लेट्स बिगिन अवर कोलेजन। कोलेजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है? मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर यही है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड अल्फा चेन्स। इसमें सारी ही अल्फा चेन्स होती है। ठीक है, अब अल्फा चेन्स अलग अलग टाइप की होती हैं इसमें। अब तीनों 3 चेन है, याद रखना। ये कैसा है? ट्रिपल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स नहीं है। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, इट इज अ ट्रिपल हेलिक्स। ठीक है ना? आप लोगों ने कभी चोटी गुथी है? अगर फीमेल्स जानती हैं, जनरली जब वो अपनी चोटी गुथती हैं तो वो 3 पार्ट में सेपरेट कर लेती हैं, फिर उसको चोटी को गुथती हैं। सो इट इज अ ट्रिपल हेलिक्स। ठीक है, कोलेजन इज द एग्जाम्पल चोटी जो फीमेल्स बनाती है। मोस्ट अबंडेंट इसमें अगर हम बात करें, और दूसरी बात क्या होती है, कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों में डिफरेंस क्या है? गुरु आप बोलोगे, आप 2 टाइप बोला, टाइप 1 टाइप 2 बता दिया, डिफरेंस तो बता दो कम से कम। एक छोटा सा डिफरेंस होता है इनके अंदर, इनकी चेन्स के अरेंजमेंट का। टाइप 1 में होती है अल्फा 1 चेन, फिर एक और अल्फा 1 चेन, और एक और चेन होती है दैट इज अल्फा 2 चेन। इसमें होती है अल्फा 1 चेन, अल्फा 1 चेन, अल्फा 1 चेन। ट्रिपल हेलिक्स है, तीनों अल्फा की चेन है तो टाइप 2, एक अल्फा 1 और अल्फा 2 तो टाइप 1। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस था। ईच अल्फा चेन फॉर्म्स अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। रामचंद्रन प्लॉट में भी हमारा कोलेजन का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखें आप। ये क्या करते हैं? हमारे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में फोल्ड होते हैं। हर एक चेन क्या करती है? ईच अल्फा चेन्स forms a left-handed helix. The 3 alpha chains are wound around each other to form a right-handed triple helix. एक सिंगल चेन क्या है? जब भी हम बात कर रहे हैं, आप बोलोगे दोनों बातें क्यों कर डाली? सिंगल चेन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? हमारी लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स हो जाती है। और पूरे ट्रिप्लेक्स की बात करोगे, पूरा ट्रिप्लेक्स जो होता है वो हमारा राइट हैंडेड फैशन में फोल्डेड होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता है। ठीक है, द 3 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरचेन का मतलब समझ रहे हो ना? 2 चेन्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हें स्टेबलाइज करती है। ठीक है, सो दिस इज द कोलेजन। अब एक बार और देख लेते हैं कोलेजन के लिए ना। एक जनरली आप देखोगे कोलेजन में कुछ रिपीट्स होते हैं। वो रिपीट्स क्या होते हैं हमारे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व द बैकबोन अमाइड ऑफ H ग्लाइसिन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ द X रेसिड्यू ऑफ द एडजेसेंट चेन। नॉर्मली आप ध्यान रखना, इनमें ट्राइपेप्टाइड रिपीट होता है। क्या होता है? हर कोलेजन में ट्राइपेप्टाइड रिपीट देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइपेप्टाइड रिपीट? आप देख सकते हो ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। ठीक है, पेप्टाइड मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स। 3 अमीनो एसिड्स का रिपीट होता है। और वो 3 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एक प्रोमिनेंट है, ग्लाइसिन होगा ही होगा, और दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन योर लाइफ, देयर मस्ट बी नो वैल्यू ऑफ योर एक्स। तो ये एक्स जो है, ये एक्स क्या है? हमारा एक अमीनो एसिड है, और वाई भी एक अमीनो एसिड है। अब एक्स नॉर्मली कौन सा अमीनो एसिड होता है? एक्स हमारा होता है, रुक जाओ उसी कलर से दिखाएंगे जिस कलर से एक्स ने अपना रंग दिखाए थे। अरे फिर से बह गए। एक्स होता है प्रोलीन, और वाई क्या होता है? वाई इज कॉमनली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोलीन। यू कैन सी देयर दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइपेप्टाइड रिपीट है जिसमें ग्लाइसिन एक्स वाई होगा, जिसमें हमारा ग्लाइसिन, आप जानते हो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, एक्स प्रोलीन है, वाई हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ग्लाइसिन रेसिड्यूज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग द कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बट हाउ? क्यों ही ग्लाइसिन को इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं? कैसे ग्लाइसिन हमारा पूरे कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स को स्टेबलाइज करता है? आओ एक बार बताते हैं। ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई ना? द बैकबोन ऑफ अमाइड ऑफ H ऑफ ग्लाइसिन एंड द कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ, बेसिकली बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? अरे आप जानते तो हो, कैसी बातें करते हो? C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना? अब आप जानते हो ना C OOH, और यहाँ पर होता है हमारा NH2। ठीक है ना? और फिर हमारा होता है C अल्फा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होगा इसका NH2। सो ये हमारा मान लो ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ इसका X अमाइनो एसिड जो कि कॉमनली हमारा क्या है? प्रोलीन हो जाएगा। तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है दादा? वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है ना, वाटर लॉस। और बीच में क्या होगा? इसका CO, यहाँ NH, बन गया बॉन्ड। क्या ही चाहिए? जिंदगी ऐसी सिंपल होनी चाहिए, बॉन्ड बना, काम खत्म हुआ। आप अपनी जिंदगी में पूरे बॉन्ड बनाने के लिए भागते रहते हो इधर से उधर, बनता नहीं है बॉन्ड। देखो दादा, ये हो गया ना, इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पर बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। ठीक है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो यही कह रहे हैं, ग्लाइसिन और एक्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और एक्स और वाई के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा।
एक्स क्या है, वाई क्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इस पे भी है। रिपीटेडिंग सीक्वेंस क्या है, वही बताया मैंने आपको, ग्लाइसिन एक्स वाई, वेयर एक्स इज कॉमनली प्रोलीन एंड वाई इज हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक है। अच्छा, अब तुम नॉर्मली बोले कौन सा अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी लगा रहे हो। देखो नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, हमारा वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन में आप जानते हो एमआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, लेकिन प्रोटीन में तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स 20 ही थे, दो और लगा लेंगे तो सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन हो जाएंगे, पर हाइड्रोलाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन कहां से आया। सो ये क्या होता है, प्रोलीन जब मॉडिफाई होता है तब बनता है हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलीन, एक टाइप का मॉडिफिकेशन। मैं आपको बताया था एक कॉमन अमीनो एसिड्स के साथ साथ में बताते सम ऑफ द अदर अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉट कम्स इन द 20 अमीनो एसिड स्टैंडर्ड कैटेगरी, दीज आर हाइड्रोक्सी प्रोलीन। और सेम चीज लाइसिन के साथ भी घटना घटती है, इसका भी मॉडिफिकेशन होता है, क्या होता है इसका मोडिफिकेशन होगा और ये क्या बन जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक है। सो इस टाइप के हमारे कुछ क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं जिससे हमारा प्रोलीन और लाइसिन मॉडिफाई होता है, ठीक है। इधर समझ आया, ट्राइपेप्टाइड रिपीट समझ में आया, हमारा ग्लाइसिन एक्स वाई समझ में आया। अब इन्होंने बोला था ग्लाइसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है इस स्ट्रक्चर के लिए, व्हाई ग्लाइसिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड फॉर दिस स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन आप जानते हो एक सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल अमीनो एसिड है, फ्लेक्सिबल की वजह से ये कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, कहां पर, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। तो देखा ना, छोटी छोटी हाइट वाली लड़कियां होती है, स्लीपर कोच होता है ट्रेन में, तो वो क्या होती है, स्लीपर कोच के बीच में भी जाके बैठ जाती हैं, जहां लोग हम लोग ऐसे करके बैठेंगे नॉर्मल लोग, वो नॉर्मल बैठ जाएंगी। सो वो ग्लाइसिन है, छोटा सा अमीनो एसिड, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या है दादा, एक्स है हमारा प्रोलीन। प्रोलीन का क्या काम है, प्रोलीन आप जानते हो एक बहुत ही ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, और अपनी इसी रिजिडिटी की वजह से क्या करता है, एक किंक पैदा करता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंक, किंक का मतलब जानते हो एक बैंड पैदा होना, बैंड मतलब किसी भी नॉर्मल चेन में अगर कोई नॉर्मल चेन ऐसी चल रही थी तो वो ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, यानी एक बैंड पैदा हो जाना, बैंड मतलब टेढ़ा हो जाना, ठीक है ना, तो वो किंक बनाता है। और वाई जो है वो तो आप जानते हो मॉडिफिकेशन हाइड्रोक्सिलाइसिन और प्रोलीन है, ठीक है। तो एक बार इसका सिंथेसिस और देखते हैं किस तरीके से कोलेजन का फॉर्मेशन होता है। भाई देखो, शुरुआत होती है किसी भी चीज की डीएनए से। नॉर्मली आप जानते हो ये हो गया हमारा डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होगा, इसका जीन होगा, इस जीन से क्या इस जीन का क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन से इसका बनेगा एमआरएनए, और ये एमआरएनए कहाँ जाएगा, ईआर की सरफेस पे जाएगा, और यहाँ क्या बनाएगा इसका, इसके यहाँ उसका होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस टाइप का एक प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये आपको दिखेगा ऐसा प्रोटीन। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे राइबोसोम्स की होगी, ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, सेम चीज यहाँ पर। आप जानते हो ना, जब किसी एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स आकर के अपने प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, तो इस टाइप की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, जिसमें एक एमआरएनए कई सारे राइबोसोम है, इसको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इससे हमारा एक प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, प्रोटीन बनते ही बनते ईआर के अंदर ही इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, प्रोलीन का और लाइसिन का, याद है ना, ग्लाइसिन एक्स वाई, तो वाई वाले हिस्से का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें हमारा चाहे प्रोलीन हो चाहे लाइसिन हो। अब इतना काम हो गया, अब ये पेप्टाइड आ जाएगा बाहर, रिलीज फ्रॉम राइबोसोम, और ये बाहर आ गया। साइटोप्लाज्म में आकर के इसका क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन हर चीज की ध्यान रखना, इसका क्या हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, ठीक है दादा, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है इनका, ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रिपल हेलिक्स यानी अब सारी की सारी चेन एक चेन बनकर रेडी हो गई, ऐसी 3 चेन आएंगी, आपस में ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन करेंगी। इस स्टेज पे जब वो था, तब ये क्या था, प्री प्रो कोलेजन, जैसे ही वो सेल से बाहर आया तो बन जाएगा प्रो कोलेजन। जैसे ही ट्रिपल हेलिक्स बन गया, अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है, कोलेजन कब बोलेंगे, जब मैच्योर हो जाएगा, अभी भी ये प्रो कोलेजन ही कहलाएगा। सेल से सिक्रेट होगा सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है। बाहर जाकर के इसके एन और सी टर्मिनस को तोड़ दिया जाएगा, अरे हाथ पैर तोड़ दिए इसके। अब ये क्या बन जाएगा हमारा ट्रोपो कोलेजन। और जब ऐसे ही ट्रोपो कोलेजन आपस में मिलते हैं, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिला ना, कई सारे ट्रोपो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हो रही है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो ये हमारा ट्रोपो कोलेजन जो है ना, फंक्शनल यूनिट है किसी भी कोलेजन की। क्या बात कह गए, समझ में नहीं आई, ढंग से बोलो, ठीक है। ट्रोपो कोलेजन हमारा फंक्शनल यूनिट है, क्या मतलब, आप लोगों ने पढ़ा था ना, अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो हमारा कोलेजन है वो अपने आप में क्या है, एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है।
जो राइट हैंडेड, उसकी 3 चेन राइट हैंडेड में अरेंज होती हैं, ठीक है। ये हमारा एक कोलेजन का ट्रोपो कोलेजन, ये है हमारा एक ट्रोपो कोलेजन, ये है हमारा पूरा कोलेजन, ये जो आपको दिख रहा है। एक ट्रोपो कोलेजन के अंदर भी 3 फॉर्मेशन, 3 चेन्स होती हैं और उसके अंदर एक चेन होती है। सो यहां जो हमने बात करी थी, देखो, द 3 अल्फा चेन्स फॉर्म्स अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो यहां आपको जो दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा चेन, ठीक है। ये 3 अल्फा चेन है, ठीक है ना। ये तीनों अल्फा चेन क्या हो सकती है, तो अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 हो, या अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 हो। ये सारी चेन मिलकर क्या करेंगी, एक लेफ्ट हैंडेड फॉर्म करेंगी, और यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रोपोकोलेजन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रोपोकोलेजन। अब ये ट्रोपोकोलेजन राइट हैंडेड फैशन में फोल्ड होगा और इसकी भी 3 चेन्स आएंगी। एक ये चेन आ रही है, फिर दूसरी बीच में आ रही है, फिर तीसरी साइड में आ रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड। सो तीनों मिलके क्या करेंगे, एक कोलेजन को बनाएंगे। क्लियर हुई बात, सिंपल सी बात थी। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन होगा, जीन जो था, जीन का क्या होगा हमारा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन, ईआर के अंदर ही इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, प्रोटीन और लाइसिन का, वो बाहर आ जाएगा, उसका ग्लाइकोसाइलेशन होगा, तब वो प्रोकोलेजन बन जाएगा। फिर ये तीनों अल्फा चेन्स आपस में मिलेंगी और एक ट्रोपोकोलेजन बनाएंगे। फिर 3 ट्रोपोकोलेजन मिलेंगी, इनकी क्रॉस लिंकिंग होगी और बनेगा हमारा कोलेजन, मैच्योर कोलेजन, ठीक है। एन और सी टर्मिनल हमारा रिमूव कर दिया जाएगा, वो याद रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो सारी बातें इन्होंने क्या बोली थी। तो बात थी हमारी प्री प्रो कोलेजन फॉर्मेशन। देखो, प्री प्रो कोलेजन, कोलेजन इज सिंथेसाइज्ड इन द आरईआर एज प्री प्रो कोलेजन, हमने देख लिया। सिग्नल पेप्टाइड इज रिमूव्ड प्रो अल्फा चेन, इसका क्या बन जाएगी, हमारी प्रो अल्फा चेन बनेगी, जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिलेशन होगा, ठीक है। प्रोलीन एंड लाइसिन रेसिड्यूज आर हाइड्रोक्सिलेटेड इन द आरईआर, रिक्वायर्स विटामिन सी एस्कॉर्बिट, फेरस एंड ऑक्सीजन, फॉर्म्स हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन। अब यहीं से एक बात आती है, इन्होंने एक बात बोली, क्या बोली, विटामिन सी। ये विटामिन सी आपको याद है ना, एक विटामिन सी आपने जनरली बचपन में पढ़ा होगा, एक 12th में क्वेश्चन भी आता है इसका, विटामिन सी कॉजेस व्हाट, इट कॉजेस स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी याद है, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा था। ये स्कर्वी जो है एक ऐसी डिसीज है जिसमें हमारी जनरली क्या होते हैं, कोलेजन नहीं बन पाता। क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन सी कम हो जाता है, तो क्या होती है, स्कर्वी होती है, कोलेजन नहीं बन पाता। अब आप देख सकते हो कि क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि विटामिन सी ही इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। जब विटामिन सी कम हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा दादा कि विटामिन सी कम हुआ तो हमारा हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन रुक सा जाएगा, सब कुछ थम सा गया। हाइड्रोक्सिलेशन रुक गया तो फिर तो स्कर्वी होनी है, जिसमें हमारा कोलेजन नहीं बन पाएगा रंग से, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन, some hydroxyl रेसिड्यू अंडरगो ग्लाइकोसाइलेशन विद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो कुछ हाइड्रोक्सिल लाइसिन का ग्लाइकोसाइलेशन करने दो, तुम्हें को क्या दिक्कत है, होने दो ना उसका। ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन, प्रो अल्फा चेन्स अलाइन एंड फॉर्म प्रो कोलेजन, और ट्रिपल हेलिक्स, तो उन्होंने क्या बोला, प्रो अल्फा चेन मतलब अरेंज होंगी और ये ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन करेंगी। डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होगा इनके बीच में, सी टर्मिनल एंड्स हेल्प इन द अलाइनमेंट। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एट द सी टर्मिनल वे क्या करेगा, तो इनकी अलाइनमेंट में हेल्प करेगा। लास्ट में हो जाएगा इनका सिक्रेशन। सिक्रेशन कैसा होगा, इन द प्रो कोलेजन फॉर्म, ट्रांसपोर्ट थ्रू गोल्जी, उसके बाद सेक्रेटरी वेसिकल्स, फिर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। अब ये कहां चुका है, सेल से बाहर आ चुका है, सिक्रेशन के बाद सेल के बाहर पहुंच गए। पीछे वाली बातें ये रिपीट चल रही है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे। अगर आप पीछे वाले का डायग्राम समझ चुके हो तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, बस बस हाइड्रोक्सिलेशन वाली हमने एक डिसीज देख ली, स्कर्वी वाली, है ना। ट्रोपोकोलेजन फॉर्मेशन, एन एंड सी टर्मिनल प्रोपेप्टाइड्स आर रिमूव्ड बाय एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीएसिस। तो इसके एन वाले जो हैं एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीएस क्या करेंगे, प्रोटीज का काम क्या है, प्रोटीन को डिग्रेड करना। एन और सी टर्मिनल को डिग्रेड कर दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीएसिस से। इससे हमारा क्या बनेगा, ट्रोपोकोलेजन बनेगा। और ट्रोपोकोलेजन में बताया फंक्शनल यूनिट है। ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स असेंबल इनटू फाइब्रिल्स, लाइसाइल ऑक्सीडेज इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम है, और ये क्या करता है, कोवेलेंट क्रॉस लिंक कराता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें 2 रिएक्शंस आती है। एक आती है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, नाम से समझ जाओ, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहे हैं, डीएमिनेशन, यानी अमाइन निकाला जा रहा है ऑक्सीडेटिव फॉर्म में। और एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन, केवल नाम जान लो, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि कौन कौन सी एक्चुअल में केमिस्ट्री चल रही है इनके पीछे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर वो पूछेंगे तो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म बताओ, अरे नहीं जानना था उन्हें, उन्हें बताना है कि खाली ये 2 रिएक्शन चलती हैं, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन है ऑलरेडी। अब लाइसोल ऑक्सीडेज क्या करेगा, कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम है जो कि कोवेलेंट क्रॉस लिंक कराएगा।
तीन तीन ट्रिपल हेलिक्स है ना, तो ये हमारे बनेंगे, गुथ बनेगी, ठीक है। दिस गिव्स कोलेजन इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी वजह से कोलेजन को एक क्या बोलती है, बहुत ज्यादा, आपने खुद देखा कितनी सारी रैपिंग हुई है, कितना सारा प्रोसेस हुआ, तो इससे तो भाई वो इतना स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा ही बनाएगा। अब भी ना बना पाए तो फिर किस काम का मॉलिक्यूल, समझे ना। तो ये हुआ हमारा कोलेजन के बारे में, ठीक है। कहाँ का प्रेजेंट होता है कोलेजन, मेरे को बताया, अंडर द स्किन। इट वर्क्स एज अ बेसिकली बाइंडिंग एजेंट और समटाइम्स बेसिकली हमारी रिंकल फ्री करने के लिए, तो हमारी स्किन को और हमारे ग्राउंड टिश्यू को बाइंड अप कराने में हेल्प करता है। एक आता है हमारा इलास्टिन, सेकंड हमारा फाइब्रस प्रोटीन है। इलास्टिन क्या, एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी एंड रिकॉइल ऑफ टिश्यूज, ठीक है। इलास्टिसिटी के लिए और रिकॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सा अमीनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, प्रोलिन, तो जी, ए, वी, पी, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं जो उसमें ज्यादातर पाए जाते हैं। एक और स्पेसिफाइड अमीनो एसिड है जो उसमें ही पाया जाता है, वो है हमारा डेस्मोसिन और आइसोडेस्मोसिन, which forms extensive covalent cross links। तो बहुत अच्छी तरह से क्रॉस लिंकिंग में काम करते हैं। क्रॉस लिंक्स अकर्स बिटवीन लाइसिन रेसिड्यूज, देखो यहाँ पे भी लाइसिन रेसिड्यूज आ गए, एंड इज कैटलाइज्ड बाय ग्लाइसाइल ऑक्सीडेज, द सेम एंजाइम व्हिच इज डूइंग इन द कोलेजन फॉर्मेशन। अनलाइक कोलेजन, अब क्या डिफरेंस है, इलास्टिन हैज हाई इलास्टिसिटी एंड कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसके अंदर इलास्टिन, नाम ही देखो ना, इलास्टिन इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इलास्टिन इज सिंथेसाइज्ड एज ट्रोपोइलास्टिन, जैसे वो था ना ट्रोपोकोलेजन, ये है ट्रोपोइलास्टिन, सब वही है, बस चीजों को हेरफेर हो गया हल्का सा नाम का। विच इज डिपॉजिटेड ऑन अ स्कैफोल्ड ऑफ फाइब्रिलिन माइक्रोफाइब्रिल्स, तो ये आगे जाके हमारा फाइब्रिलिन माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। और एक बार देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, होता क्या है। देखो वही है, वही वाली जो चीज लाइसाइल ऑक्सीडेज वहां पर काम हो रहा था ना, लाइसाइल ऑक्सीडेज सेम काम यहाँ कर रहा है। देखो लाइसाइल ऑक्सीडेज क्रॉस लिंक क्या करेगा, सिंगल ट्रोपोइलास्टिन के मॉलिक्यूल को दूसरे ट्रोपोइलास्टिन मॉलिक्यूल के साथ जोड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से रिलैक्स और स्ट्रेच होता रहता है, बॉन्ड टूटते हैं बनते हैं, ऐसे रिलैक्स फिर स्ट्रेच, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ऐसे बेसिकली जो हमारा गुथा हुआ है तब वो हमारा क्या है, रिलैक्स्ड है, जब खिंच जाएगा तो स्ट्रेच, फिर दोबारा गुथ जाएगा। तो ये स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं। फाइब्रिलिन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइज इलास्टिन डिपोजिशन। तो फाइब्रिलिन क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और इनका बेसिकली डिपोजिशन करवाता है। डिफेक्ट्स इन इलास्टिन, फाइब्रिलिन और एक्सेसिव इलास्टेस एक्टिविटी कैन लीड टू लॉस ऑफ टिश्यू इलास्टिसिटी। तो इसकी वजह से टिश्यू की इलास्टिसिटी चली जाए, साफ शब्दों में कह रहे हैं भाई, अगर इलास्टिन खराब हो गया तो क्या होगा, इलास्टिसिटी खत्म, सिंपल, वही वाली बात उन्होंने बोली है। बनने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक जीन होता है ELN नाम का, ये ELN नाम के जीन का पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, वही ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा दादा, ठीक है। फिर इसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन कहां पर होता है इसका, ER के ऊपर होता है, ER के ऊपर तो राइबोसोम ही होते हैं ना, उसी से ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन के बाद ये कहां जाएगा, फिर ये जाता है हमारा गोल्जी में, मॉडिफिकेशंस के लिए। गोल्जी इसका क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, जैसे कि हमारा डेस्मोसिन नाम का जो अमीनो एसिड है वो भी तो बनाना है ना, डेस्मोसिन। फिर मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा, इसका सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन से बनाएगा हमारा माइक्रोफाइब्रिल्स, और माइक्रोफाइब्रिल्स के बाद आप देख पा रहे हो वही सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पर, क्रॉस लिंकिंग हुई, क्रॉस लिंक्स, एंड देन लास्ट में इलास्टिन, तो इलास्टिक फाइबर हो गया ना, बन गया हमारी कहानी। यही हमारा इसी तरीके से पूरे काम करता है, सिंपल सी चीज है। ये एंजाइम्स हमारे EBP नाम के प्रोटीन से इस पूरे काम को रिस्पॉन्सिबल है करवाने के लिए। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। फिर आता है एक और बहुत ही बहुमूल्य एंजाइम जिसका नाम है केराटिन। केराटिन आप जानते हो हमारे हेयर में, वूल में, नेल्स में, क्लॉज में, स्किन में, हॉर्न्स में, इन सब जगह पर होता है, ठीक है। केराटिन क्या है हमारा, केराटिन आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू एनिमल सेल्स। ये करता है मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा एनिमल सेल को। अल्फा केराटिन कंटेन्स अ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। Two alpha keratin chains associate in a parallel orientation to form a left-handed coil dimer। तो क्या होता है हमारा जो अल्फा केराटिन होता है, ठीक है, ये होता है राइट, और दो अल्फा मिलेंगे तो ये बनेंगे हमारे लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। गॉट इट, इस बात को ध्यान रखें। इसमें होते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, उसमें ज्यादा होते हैं, तभी आपने देखा कि केराटिन बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। At the contact surface, allow close packaging of the chains. Alpha keratin is rich in hydrophobic residues like alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine। तो ये सारे हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए वाटर में डिसॉल्व भी नहीं हो पाता। Coiled coil dimers
प्रोटोफिलामेंट्स देखो अब इसकी बताइए ये कैसे जर्नी होती है। कॉइल्ड डायमर्स बनाते हैं प्रोटोफिलामेंट्स, प्रोटोफिलामेंट्स बनते हैं फिर बनाते हैं प्रोटोफाइब्रिल्स, प्रोटोफाइब्रिल्स बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अबाउट 4 प्रोटोफाइब्रिल्स यानी 32 अल्फा केराटिन स्ट्रैंड्स मिलकर बनाते हैं कंबाइन टू फॉर्म वन इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है, ये किस तरीके से हमारा पूरा काम कर रहे हैं। गॉट दैट पॉइंट। केराटिन बना, देखो दिख भी रहा है केराटिन अल्फा हेलिक्स है, 2 चेन बनी, कॉइल्ड हुई, फिर प्रोटोफ्लावन बना जिसमें फर्दर देखो पहले केराटिन अल्फा हेलिक्स जब दो जुड़ेंगी तो बनेगी हमारी 2 कॉइल चेन्स। ठीक है, फिर ये दो जुड़ेंगी तो बनेगा हमारा प्रोटोफ्लामेंट, फिर 2 प्रोटोफ्लामेंट जुड़ेंगे तो प्रोटोफाइब्रिल, फिर ऐसे 2 प्रोटोफाइब्रिल जुड़ेंगे तो हमारे क्या बनते हैं, हमारे लगभग फिर बनता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, बल्कि 2 भी क्यों, अगर आप प्रोटोफाइब्रिल्स देखो तो 4 प्रोटोफाइब्रिल्स होते हैं, ये पूरा एक प्रोटोफाइब्रिल है, तो ऐसे कितने होंगे इनटू 4, तब बनता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, आप ये देख भी सकते हो हमारे हेयर के सेल्स और इसका पूरा स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ द हेयर। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, पूरा हम लोगों ने देखा, हमने 3 टाइप के प्रोटीन्स देखे फाइब्रस, जिसमें हमने देखे कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन, सिक्रेशन, ये हमने देखा इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाइक हमारा विटामिन सी स्कर्वी कैसे कॉज करता है, साथ ही साथ कौन सी रिएक्शन को रोक देता है, तो इस वजह से हमारी मसल्स वीक हो जाती है। हम लोगों ने देखा लाइसिल ऑक्सीडेज को काम करने के लिए कॉपर चाहिए। साथ ही साथ हमने 2 रिएक्शन देखी, एल्डोल कंडेंसेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने इनकी कंफर्मेशन देखी कि कौन सी चीज राइट हैंडेड है, कौन सी चीज लेफ्ट हैंडेड है, कौन कौन से ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस था हमारा किसमें, कोलेजन में, कौन सा अमीनो एसिड रिच होता है, केराटिन। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर करी। अब अगला जो लेक्चर है वो हमारा होगा ग्लोबुलर प्रोटीन पर, जिसमें हम मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे और फिर हम उसकी काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनका कंपैरिजन है, कैसे कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है और क्या इनके अंदर डिफरेंसेस है। वो जब डिस्कस हो जाएगा हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा प्रोटीन का, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन कैसे डिग्रेड होता है, एंड दिस इज द प्रोटीन विल बी फिनिश्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रोटीन को कंप्लीट कर लेंगे बट उसका मेटाबॉलिज्म अभी बचेगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट इज द वर्कफ्लो, और क्या आने वाला है अपकमिंग लेक्चर्स में इसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे। समझ में आया हो वीडियो तो ठीक है, नहीं आया हो तो कुछ डाउट आए तो जरूर पूछना मुझसे। ठीक है, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।